दोस्तों की तरफ से आप सबको आदाब, नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन कराऊं उस अजीम शायर, उस महान कवि से जिनकी ज़िंदगी और उनके कलाम से रूबरू होने के लिए आप सब यहाँ आए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना वक्त निकाला। तो क्यों ना हम उनसे ही कहें कि वो अपना तारुफ कराएं। असल में बात ये हुई है कि मुझे एक रुबाई मिली है जिसमें वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए। उठा सागर के इंसान कुश्ते आलाम है साकी, ये बरबत है ये मैं आगे खुदा का नाम है साकी। अदब कर इस खराबाती का जिसको जोश कहते हैं कि ये अपनी सदी का हाफिजो खयाम है साकी। सुना आपने अपना तारुफ कैसे कराया ने? वाह जोश साहब, आपका रंगे बयान और आपका रंगे जुबान। तो मैं समझा दूं कि इस रुबाई में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इंसान दुख और दर्द का पुतला है, इधर साज है उधर जाम है, उसके आगे खुदा का नाम है। ये है एक बर्बाद शराबी जिसे जोश कहते हैं, इसका अदब कर क्योंकि ये अपनी सदी का हाफिज है और खयाम है। चलिए, उन्होंने तो कह दिया। अब हम बात करने आ रहे हैं आपसे जोश मलिहाबादी की। नाम शब्बीर हसन खां, तखल्लुस जोश मलिहाबादी और पैदाइश 1896 की। वतन आम के घनेरे बागों की रुमानी और पहली छाँव में झूलता मलिहाबाद और हिंदुस्तान की तहजीबी जन्नत यानी लखनऊ से बस केवल 13 मील दूर। तो यहाँ पर एक तरफ तो दर्रा खैबर यानी कि खैबर पास से आए हुए पठान जो बस गए थे और उनकी दहशत थी, उनका भयानक डर था, और दूसरी तरफ था लखनऊ, शाइस्तगी और तहजीब। अब भला बताइए दोनों का मिलन कैसा हो? लेकिन वो मिलन हुआ और यहीं पर पैदा हुए जोश मलिहाबादी। इस मिलन से एक तहजीब और निकली जिसको हमने कहा गंगा जमनी तहजीब। तो ये गंगा जमनी तहजीब की बात आप जैसे जैसे जोश मलिहाबादी का सुनेंगे आपको ये बात उनके लिटरेरी एक्सप्रेशन में दिखेगी, सुनाई देगी। मसलन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, फारसी, अरबी सब के सब यूँ मिलकर निखरते हैं जैसे कि ये कभी एक दूसरे से ऐसा था ही नहीं कि वो नहीं जानते एक दूसरे को। तो चलिए एक बेहतरीन मिसाल मैं देती हूँ आपको किसी चीज़ की। एक नज़्म, एक कविता जिसमें आप शब्दों का खेल तो देखेंगे ही, लेकिन एक और बात ज़रूर देखिएगा कि जोश हर पहलू से अपने वतन को किस कदर प्यार करते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। झन झन हो बोले झन झन, झन झन हो बोले झन झन, एक तारा बोले झन झन हो बोले झन झन, झन झन हो बोले झन झन। कहकशा है मेरी सूरत, शाम की सुर्खी मेरा कुंदन, नूर का तड़का मेरी चिलमन, तोड़ चुका हूँ सारे बंधन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक तारा बोले झन झन हो बोले झन झन, झन झन हो बोले झन झन। तो जनाब हमारे साथ जोश की यादें हैं और यादों की बारात है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है जिसमें उनकी ज़िंदगी के तमाम लम्हात जुगनों की तरह से जलते बुझते रहेंगे और मुझे यकीन है कि उससे आपको बहुत लुत्फ़ आने वाला है। दरअसल ये किताब अगर आप देख लें बहुत भारी है, मेरे ख्याल से 3 किलो का तो वज़न होगा इसका। खैर, दरअसल ये किताब एक समंदर है जिसमें अनछुई फिलोसॉफिकल गहराइयाँ हैं, बेधड़क इश्क की सच्चाइयाँ हैं और प्रोज और पोइट्री की ज्वार भाटा है।
इस समंदर को आप तक कैसे पहुंचाऊं, खासा मुश्किल था। कोशिश की, एडिट करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बहुत ही मुश्किल बात है। तो मैंने ये सोच लिया कि आप सब के लिए हर चैप्टर में से एक चुल्लू भर अच्छी अच्छी बातें निकाल कर लाऊंगी। अगर ज़्यादा तफसील में नहीं कह सकी तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा इसके बारे में। खैर, तो चलिए इससे शुरू करते हैं कि जोश की शक्ल सूरत कैसी थी, कैसे दिखते थे वो। जोश आपको इस बारे में बताने में कोई गुरेज नहीं है, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं है। कहते हैं कि मैं अपने वालिद को मियाँ कहा करता था, और वो साल में खरीफ और रबी की फसलों में गांव जाते थे। और एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, मियाँ हमें भी ले चलिए। वो राज़ी हो गए। फरमाते हैं, अव्वल जवानी के दिन थे। मैं सुबह 3-4 बजे उठाया गया। जब मैंने आँख खोलकर सामने कद्दे आदम आईने में देखा तो देखता क्या हूँ, गालों पर लाली के हलकोरे, आंखों में गुलाबी डोरे, छरेरा कद, लंबा कद, छरेरा बदन और पतली कमर, आगे पतले पतले होंठ, लंबी लंबी पलकें, रेशमी कुर्ता और कुर्ते पर रुई भरी हुई एक सदरी और सर पर जरनैली टोपी। उफ, मैं किस कदर हसीन। ये बात जिंदगी में पहली बार मुझे पता चली। वो हुस्न जो आगे चलकर घमंडी और मगरूर हसीनाओं को मजबूर कर देगा मेरे कदमों में अपना सर रखने के लिए। हम पर भी हसीनों का करम था एक रोज, हम पर भी हसीनों का करम था एक रोज, इस कौम में अपना भी भरम था एक रोज। क्या बात है, क्या बात है। अपने आप इजाजत हो तो एक शेर और। जी बाबा से बुलंद कहिए कि सबको सुनाई दे। शुक्रिया। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम। 75 बरस की जिंदगी को जब मुड़कर देखता हूँ तो सांसें थमने लगती हैं। क्या बताऊं, इस जानलेवा सफर में क्या क्या जतन करने पड़े हैं मुझे। मैंने अपने बुढ़ापे को बच्चा बनाकर अपने माँ बाप की आगोश में डाला, पुराने आंगनों में कुलेलें की, पुरानी बरसातों को जगाया, अपने लंगोटिया यारों को इशारों से बुलाया और अपने मौत की नींद सोए हुए दौर को कांधे हिलाए, उठाया। जब माजी यानी बीते दिनों से खुद को डसवा चुका तो खून में कलम डुबो डुबो कर बैठ गया, सब कुछ कलम बंद करने के लिए, और आपके सामने लेकर आया हूँ यादों की बारात। अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, खूबसूरत है बाबा से बुलंद। अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देख कर। आंसू
टपक पड़े दरो दीवार देख कर। अच्छा, शब्बीर हसन खान ने अपना तखल्लुस जोश क्यों रखा? पता नहीं आपको ख्याल आया कि नहीं, मुझे तो आया था और मैंने ढूंढा कि इसके पीछे क्या किस्सा है और मुझे मिल गया। बात यह है कि शब्बीर हसन खान के ख़ानदानी खेत और बागात मलिहाबाद में थे और उनकी वसूली के लिए उनके फूफा साल साल जाया करते थे और वो वसूली ही वो वक्त था जबकि वहाँ के अक्सर गरीब किसानों की मजबूरियाँ सामने आती थी। मैंने एक बार आलमगीर फूफा को एक गरीब किसान से कुछ बात करते सुना तो मैंने देखा कि वो कह रहे थे, क्या है ये? मुझे लगान है। क्या लगान है? ये लगान नहीं है, ये आधा लगान है। हुजूर, हम बीवी बहुत बीमार है हुजूर। अरे सारा पैसा उसके पीछे खर्च होगा, हमें पास जो कुछ बचा है आपके कदम में ला के। चुप करो, बकवास, बहानेबाजी। उन्होंने हाथ उठाया उसके ऊपर, उसको मारने वाले थे कि मैंने बढ़कर उनकी बात थाम ली। तुमने मेरी बांह पकड़ी है शब्बीर हसन खान, कसम खुदा की अगली बार मैं तुम्हारी बांह तोड़ दूंगा। फूफा जान, माता दीन के पास जितना पैसा था उसने आपके कदमों में रख दिया। फूफा जान, क्या आप उसकी जान ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे हम उसकी जान। अरे यही तो सही तरीका है उसको सबक सिखाने का। खैर, मामला रफा दफा हुआ। मेरे वालिद ने माता दीन का लगान माफ कर दिया और फिर मुझसे बोले, आपकी गुस्ताखियां और बढ़ गई हैं शब्बीर हसन खान, जाइए अपने फूफा से माफी मांगिए। अब्बा की नाराजगी के डर से मैंने अगले रोज ही उनको एक खत लिखा और मैंने कहा, मियाँ, आपके हुक्म के सामने मैंने सर झुका दिया। मैंने आलमगीर फूफा से माफी मांग ली, लेकिन मियाँ, मैंने उनकी नहीं, मैंने जुल्म की कलाई थामी थी। क्या बात है? कहा हाँ, इतने जोश में आना भी अच्छा नहीं है मियाँ। मगर मियाँ, ये जोश तो मेरी रगों में आपके खून के साथ बह रहा है। ये जोश बस यही होगा मेरा तखल्लुस। आज से मैं जोश मलिहाबादी। मियाँ, मेरे सर पर अपनी दुआओं का ताज रख दीजिए। देखा आपने, यहाँ दिखाई देता है जोश का सेक्युलरिज्म। दर्दमंदों से हमदर्दी उभर आई और उन्होंने कहा, मेरे तन में गुलशन सबके, मेरे मन में जोबन सबके, मेरे घट में साजन सबके, मेरी सूरत दर्शन सबके, सबकी सूरत मेरा दर्पण। एक तारा बोले झन झन बोले झन झन, झन झन बोले झन झन। सबकी सूरत मेरा दर्पण। जी, तो आगे चलते हैं, किस्से को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद मैं सेंट स्टीवंस आगरा से बैरिस्टर की तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे दाखिला मिलने में मुश्किल हो रही थी। तो मैंने अपने वालिद से कहा और उन्होंने कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं यूपी के गवर्नर सर हार्कोर्ट बटलर से तुम्हारी सिफारिश करवा दूंगा। मैं पूरी उम्मीद लेकर हार्कोर्ट बटलर के पास गया। वो बैठे हुए थे, मुझे देखकर बोले, वाह, तुम्हारे वालिद अच्छा आदमी है, तुम्हारा वालिद हमारा दोस्त है, तुम अंग्रेजी पढ़ो, जल्दी अंग्रेजी पढ़ो, सरकार का खिदमत करो, सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने सर हार्कोर्ट बटलर की आंखों में आंखें डाल दी और मैंने कहा, माफ कीजिएगा जनाब, मैं आपको और आपकी हुकूमत को, हमारा मुल्क आपको अपना दुश्मन समझता है, इसलिए मेरे लिए ये नौकरी करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है।
दोस्तों यही वो वक्त था जब जोश में इनकलाबियत का जज्बा उठा था, बेदार हुआ था। और यही वो वक्त था जब उनकी आवाज में जोश, खनगरज और बलबला पैदा हुआ था। इस दौर में लिखी हुई उनकी एक आइकॉनिक नज्म है जो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। आइकॉनिक इसलिए कि ये नज्म उर्दू लिटरेचर में पहली वो नज्म है जिसमें कि इनकलाबियत का जिक्र हुआ है। रूमानियत तो चलती रहती थी, लेकिन इनकलाबियत का जिक्र हुआ है। इट हैड द फर्स्ट टाइम showed revolutionary zest and zeal in Urdu poetry। और आगे आने वाली कवियों की और शायरों की पीढ़ियों से इससे बहुत प्रोत्साहित हुए। तो देखिए, हिंद का जिंदा, मैं आपको बता दूं, हिंद का जिंदा, जिंदा माने जेल, हिंद का जेल, और इसमें बंद कैदियों के संघर्ष का क्या समा बंधा है, जरा देखिए। जिंदा कांप रहा है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है। रही है तकदीरें, 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 आए हैं शायद कुछ कैदी, आए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, रानी, सीनों में तलातुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे। एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है। हिंद का जिंदा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। क्या शेर! ये जोश मलिया आबादी ने ये शेर दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन से बाआवाज़ बुलंद सुनाया था। एंड रिमेंबर, इट वाज स्टिल द ब्रिटिश दैट वर रूलिंग इंडिया। क्या अम्मा। हिम्मत! जी जंगे आजादी के दौर की आपकी भी कुछ यादें होंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। कौन सी बहुत देर हो गई है, 1939 में ही तो मैं पैदा हुई थी। हंस रहे हैं आप। हाँ, तो चलो तुमने बात छेड़ी है तो मैं बताऊं कि मेरे बाबा और अम्मा दोनों पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्रामी थे। वो इसमें शामिल थे दिलो जान से। और मैं छोटी सलीमा खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए गुड़ियों से खेलती थी, लेकिन मेरा खेल कुछ फर्क था और उनकी गुड़ियों के खेल से। उनकी गुड़ियाँ उनके ब्याह होते थे, मेरी गुड़ियाँ पब्लिक मीटिंग में जाती थी। जी, बहनों और भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद औरों की गुड़ियाँ डोली में बैठ के ससुराल जाती थी और मेरी गुड़ियाँ ब्लैक वैगन में बैठ के जेल जाती थी। औरों की गुड़ियाँ ईद मनाती थी, दिवाली मनाती थी, होली मनाती थी। मेरी गुड़ियाँ जेल में मुलाकात के वक्त मनाती थी। ये था फर्क उस जमाने में मेरे बचपन का। और हाँ, एक बात आपसे शेयर करूं कि एक गाना मुझे याद है, गाते थे हम लोग कि हिंदी हम 40 करोड़, देश की रक्षा करने वाले, देश की आन बिमाने वाले, हिंदी हम 40 करोड़। अब इसको जरा गा के देखिएगा कि हिंदी हम 140। 140 करोड़। अच्छा, तो अम्मा मेरी थी वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर
मजदूरों की यूनियन बना रही थी। मेरे बाबा नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो अम्मा, क्या माहौल रहा होगा ना उस वक्त? आप कभी गांधी जी से मिले? नहीं भाई, मुलाकात तो नहीं हुई, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ उनके दर्शन जरूर हुए थे। तो बताऊं उसके बारे में? हाँ बताइए ना। तो पूछो ना। अच्छा, वो ऐसा कि लखनऊ में हम रहते थे उस जमाने में, और 30 जनवरी 1948 को एक दिन शाम के वक्त मैं अंदर थी और मुझे एकदम से ख्याल है कि बाहर एक लड़का साइकिल पर बराबर अखबार यूं फेंकता हुआ लोगों के बरामदों में जोर जोर से चिल्ला रहा था, गांधी जी मारे गए, गांधी जी की हत्या हो गई, गांधी जी को गोली लग गई। हम सब के सब बाहर आए, पूरा मोहल्ला बाहर था, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सन्नाटा, मुकम्मल सन्नाटा। ये थी मेरी पहली याद जो जुड़ी हुई थी गांधी जी से। उसके बाद कुछ ही दिन बाद मेरी अम्मा ने कहा कि चलो। मैंने कहा कहाँ? कहेंगे कोई बात नहीं, तुम चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ जाना है। तो हम गए, अम्मा मुझे ले गई रेलवे ट्रैक्स के पास, और वहाँ हमने देखा कि ट्रैक्स के साथ साथ लंबी लाइन लोगों की खड़ी हुई थी, सब इस तरह से हाथ जोड़े हुए। अम्मा ने कहा तुम भी हाथ जोड़ो, क्योंकि अभी यहाँ से गांधी जी गुजरने वाले हैं। मैंने कहा गांधी जी, उनको तो अभी। अम्मा ने कहा बस खामोश रहो, हाथ जोड़ो। मैंने हाथ जोड़े और दूर देखा तो ट्रेन एक हल्के हल्के चली आ रही थी, पूरी फूलों से भरी हुई, लदी हुई, और उसके अंदर थे गांधी जी की अस्थि के फूल, जो कि जा रही थी पूरे भारत का चक्कर लगाने के लिए। और तब मैंने और वहाँ सब खड़े लोगों ने गांधी जी का दर्शन किया था। ये था हमारा गांधी का। तो ये तो थी भाई मेरी यादें, मगर हम तो आए जोश की यादों की बात करने के लिए। तो चलो वापस आ जाते हैं उस पर। जोश लिखते हैं कि मेरी जिंदगी के 4 बुनियादी मीलानात हैं, यानी 4 फंडामेंटल माइलस्टोन्स। मील के पत्थर, यानी कि पहला है शेर गोई यानी कंपोजिंग पोएट्री। दूसरा है इश्कबाजी, यानी नहीं इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तीसरा है इल्म तलबी, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। और चौथा है इंसान दोस्ती, उसके बारे में भी आप बखूबी जानते होंगे, यानी ह्यूमनिज्म। जोश फरमाते हैं कि इन सबको सिलसिलेवार देख लीजिए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मैं क्या हूँ। शेर गोई, मैंने शायर बनने की तमन्ना कभी नहीं की। मैं शायरी के पीछे कभी नहीं दौड़ा, शायरी ही मेरे पीछे दौड़ी, और 9 साल की उम्र में उसने मुझे पकड़ लिया। शायरी वो बुरी बला है जो किसी भी चलते फिरते शायर के कान में ये अफसून यानी ये मंत्र फूकती है कि बेटा तुम अपने दौर के सबसे बड़े शायर हो। अब झूठ क्यों बोलूं, मेरे कान में भी यही बात कही थी शायरी ने। लेकिन साहब मेरी ताकत और हयात का लाख लाख शुक्र है कि मेरी अक्ल बीमार नहीं है, और मुझसे निहायत संजीदगी से और सीरियसनेस से उसने मेरे कान में कहा कि अनाए शायरी यानी द ईगो ऑफ पोइट्री, इसके फेर में कभी न पढ़ना, इसके फरेब में कभी न पढ़ना। बेशक ये हो सकता है कि आप शायर हो या बहुत बड़े शायर हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप मामूली शायर हों, बुरे शायर हों, या सिरे से शायर ही ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी अपने बारे में और अपनी शायरी के बारे में कोई राय कायम न करें। जोश कहते हैं कि दूसरा मील का पत्थर है इश्कबाजी। होश आते ही अच्छी सूरतें मेरी निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगी, और ये शेर सबसे ज्यादा मुझ पर सादिक आता है। हुए जवान तो मरने लगे हसीनों पर। हुए जवान तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। तो हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। फरमाते हैं कि ये सच है कि इश्क फितरत का, कुदरत का एक बड़ा धोखा है, फरेब है, जो इसलिए दिया जाता है कि इंसान नस्ल की बढ़ोतरी के लिए मौत के मुकाबले में
जिंदगी पैदा करता रहे, पैदा करता रहे, पैदा करता रहे, और फिर मरते दम तक शीरा टपकी हुई जलेबी की तरह पड़ा रहे। लेकिन साहब ये बात बहुत देर में मेरी समझ आई। कल दौरे इश्क में रोता था, अब आज अफ्टी के दौर में अपने आप पर हंसता हूँ। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वाह जोश वाह, जिंदगी के हर पहलू पर निशाना दाग कर छोड़ते हैं आप। गौर फरमाइए कितनी मिठास से अपनी जुदाई का, अपनी बर्बादी का जिक्र करते हैं। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। अव्वल शेर है कि मुझको तो होश नहीं, मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकश दहर से आजाद किया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहना न दिया, जब चली सैद हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो तुझे कश्मकश दहर से आजाद किया, दिल की चोट, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। वाह। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जो थे ना इनको एक चिढ़ थी, चिढ़ जी, पूछिए क्या? उम्र, बुढ़ापा, बुजुर्गियत। पार्टी में दिल्ली में मैं भी थी वहां पर, तो वहाँ काफी देर में पहुंचे जोश साहब, और किसी आप जैसे किसी यंग मैन ने उठ के कहा कि जोश साहब यहाँ इस कुर्सी पे बैठिए, बड़ी आरामदेह बुजुर्गों के लिए है। वो तो उछल पड़े, आप बगूला हो गए, कहने लगे आप बुजुर्ग, आपके बाप बुजुर्ग, आपका सारा खानदान बुजुर्ग। मुझे आपने बुजुर्ग कहा, मैं 40-45 से ऊपर ही नहीं हूँ। उस वक्त उनकी उम्र कोई 60 साल की थी। और फिर सुनिए, उसके ऊपर सोने पे सुहागा। वहीं से पलटे और वहां पर एक हसीना बैठी हुई थी, और उनको देखकर यकलख्त उन्होंने एक रुबाई कही उन्होंने, और कहने लगे कि मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, 100 बार जहन्नुम में जलाना या रब, माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना। बेधड़क बोलते थे जोश, बेधड़क हसीनों और सलोनियों की नमक हरामी होगी अगर मैं इस बात का एतराफ़ न कर लूँ, उसे कबूल न कर लूँ कि उनके इश्क के बगैर मैं आदमी बन ही नहीं सकता था। मेरा तमाम कलाम, मेरी पूरी शायरी इन्हीं मतवालियों और मदमस्तियों की जूतियों का तसल्लुक है, यानी उन्हीं का करम है मेरे ऊपर, तभी मैंने ये शायरी की है। कहते मुखड़ों के हसीन खदुखार,
नए नक्श चुन चुन कर मैंने अपने चारों तरफ एक बड़ा कदर अजीम सरमाया जमा कर लिया है, जिसे आज तक घर बैठे हुए खा रहा हूँ और मरते दम तक खाता रहूंगा। अच्छा, तो मतलब जबरदस्त दिल फेंक थे जोड़ साहब। हाँ अम्मा, हाँ उनके मुआशिके तो रहे होंगे। मुआशिके मतलब? अरे अफेयर्स। हाँ। तो अम्मा, कितने मुआशिके थे उनके? सॉरी, याद करती हूँ। हाँ हाँ, पहली तो थी एक बड़ी चटपटी सी जूनियर स्कूल की टीचर, और दूसरा था एक नाजुक अंदाज हसीन लड़का जो उन्हें किसी नवाब की महफिल में मिला था, और तीसरी थी हाँ रेलवे कंपार्टमेंट में एक नमकीन सी बंगालन जिसको देख के बस वो फरिफ्ता हो गए थे। और अच्छा, एक मिनट, आपको ये सब कैसे पता चला अम्मा? मैं इस किताब पर हाथ रख के कसम जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। सो हेल्प मी जोश। अरे भाई, वो सारे माशुकों की सारी डिटेल्स, डेट्स, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे, वो सब इसमें मौजूद है। अब आप कहें तो मैं बताऊँ इसके बारे में? नहीं, मान गए। मजा किरकिरा कर दिया इन्होंने। ये है कि टोटल नंबर 18। हाँ, आप 18 मुंबई में कहते हैं ना आप लोग 18, वही। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं जोश के तीसरे मील के पत्थर की तरफ, जो है इल्म तलबी, यानी क्वेस्ट फॉर नॉलेज। He really desired knowledge। बहुत काम करते थे, बहुत पढ़ते थे। अपने बारे में कहते हैं कि जवानी की अंधेरी बरसातों में हर चंद मेरी झनझनाती रातें, सारंगियों की रूं, मंजीरों की खनखन, तबलों की तकोरों और खनीरी जुल्फों की महकती छाँव में पींगे लिया करती थी। लेकिन मेरे दिन किताबों के मुताले, यानी स्टडी ऑफ बुक्स, शेर की तख्लीक, कॉम्पोजिशन ऑफ पोइट्री, और आलिमों और शायरों की सोहबत में बसर होते थे, इन द कंपनी ऑफ लिटरेरी जीनियसेस। कहते हैं जब मेरी उम्र आगे बढ़ी तो सोच और फिक्र का मैदान और भी फैल गया। पूरी कायनात पर नजर पड़ने लगी और इस बात की लगन लग गई कि इस तमाम गोरख धंधे का भेद पाऊं और कायनात के इन तमाम मसलों को उल्टूं पलटूं, पिघलाऊं खुरचूं, तोलूं जांचूं परखूं, ठोकूं बजाऊं, सुनूं सूंघूं और देखूं। मैंने इन मसलों पर गौर किया कि ये सब इंटेंशनल है, इरादी है, या इत्तेफाकी, को एक्सीडेंटल। यानी ये सब जो कुछ हो रहा है ये किसी हकीम या आदिल या किसी बड़े गुरु ज्ञानी का कारखाना है जो चला रहा है, या किसी अंधी तवानाई, सम ब्लाइंड पावर, इसकी बस एक उछल कूद है। ये सब कुछ जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। मैंने गौर किया, दम घुटने की हद तक गौर किया। इस कूचे में बरसों पापड़ बेले, किताबों पर किताबें पढ़ी, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, बुद्धि, जैनी और ईसाई आलिमों के सामने भिखारियों की तरह भीख का प्याला बढ़ाया, इल्म की भीख के लिए दामन फैलाया, लेकिन कुछ न हासिल हो सका। इस तरह उम्र गुजरती गई और जवानी कटती गई और आखिरकार पीरी यानी बुढ़ापा आ गया। पीरी के आते ही सर के बाल गिर गए और खोपड़ी में अक्ल का अगुआ फूट आया। आखिरकार मैंने इल्म का किला फतेह कर लिया। आप समझे क्यों कर? यानी मुझे इस बात का पूरा पूरा इल्म हो गया कि मैं जाहिल हूँ और बेपनाह जाहिल हूँ। मैं जाहिल ही पैदा हुआ था और जाहिल ही मरूंगा। जोश ने गीत कहे, हमने भी आपको कुछ सुनाए, अशार सुने आपने, गज़लें सुनी, लेकिन इनकी रुबाइयों की जितनी शोहरत मिली है वो काबिल तारीफ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रुबाई होती है 4 लाइनों का जो नज़्म पूरी होती है कविता, उसको रुबाई कहते हैं। इसलिए कि रुबाई, रुब जो लफ्ज़ है वो अरबी से आया है और उसका मतलब होता है क्वार्टर। तो क्वार्टर इज़ 4
तो ये 4 लाइनों में वो बात पूरी हो जाती है कि जैसा आप जानते हैं शेर जो कि गज़ल जिससे बनती है वो 2 लाइनों में उसकी बात पूरी होती है, 2 मिसरों में। तो इसी तरह एक रुबाई है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज सुनिए, आराम से सुनिए और दाद दीजिए जोश की। फरमाते हैं कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है। गुंचा माने कली, छोटा फूल। गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। तबस्सुम मुस्कान। गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। क्या? वाह, वाह, वाह। और चलिए आखिर में हम पहुंचते हैं चौथे मील के पत्थर की तरफ, यानी कि इंसान दोस्ती। जी हाँ, इंसान एक तरफ तो वो इश्क जो इंसान की जाती ख्वाहिश और तलब को बढ़ाए, लस्ट को बढ़ाए, और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो इंसान इंसानों से करे। इश्क का ताल्लुक सिर्फ एक साथ से होता है, यानी कि अपने महबूब से, और हुब यानी कि मोहब्बत का ताल्लुक होता है इस जमीन के अरबों इंसानों से। इंसान इस जमीन की जान, इंसानों से मोहब्बत एंड ईमान, इट्स द फाइनल फेथ, द ट्रू फेथ। इंसान का चेहरा गीता और कुरान। झन झन ओ बोले झन झन, झन झन ओ बोले झन झन, एक तारा बोले झन झन ओ बोले झन झन, झन झन ओ बोले झन झन। सबकी झोली मेरी झोली, सबकी टोली मेरी टोली, सबकी होली मेरी होली, सबकी बोली मेरी बोली, सबका जीवन मेरा जीवन। एक तारा बोले झन झन ओ बोले झन झन, झन झन ओ बोले झन झन। जोश मुकम्मल आशिक थे। मुकम्मल समझते हैं ना आप? कंप्लीट मुकम्मल आशिक थे। उन्हें इश्क से हुस्न था, सॉरी, उन्हें इश्क था हुस्न से। वो इंसानी हो या कुदरती हो, वो मलिहाबाद के जाम हो या मलिहाबाद के आम हो, वहाँ के हर मौसम का मज़ा लेते थे। और एक बात ख़ास जो मुझे महसूस हुई कि जब जोश किसी मंजर का है, किसी मौसम का मज़ा लेते थे, तो ऐसा लगता था कि कैनवस के ऊपर वो अपने शब्दों से एक मंजर पेंट कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, और आपको ये दिल चाहेगा उसको पढ़ के कि आप उसके अंदर घुस जाएं, आप उसको महसूस करें, आपके रोंगटे, आपके रोम जो हैं वो उसको महसूस करें। फिर माफ़ी मांगूंगी कि लंबा नहीं पढ़ सकती इसको वक्त की वजह से, लेकिन 4 लाइनें सुनिए, मुझे बताइए आप पर असर होता है। कहते हैं जाड़ा, मुंबई का जाड़ा नहीं, नॉर्थ वाला जाड़ा, आहा जाड़ा, चंपई शरबती गुलाबी जाड़ा, हाय मापूस की काली काली जुल्फों वाली, अंगीठियों की सुमोई हुई, जादू भरी खामोश लंबी लंबी रातें, वाह जाड़ा। और गर्मी के मौसम का जरा सुनिए कि वो कैसे उसे कोसते हैं। कहते हैं कि इस कटखाने मौसम में जब हरामजादी लू के झक्कड़ हू हू और हू हू करके चलते थे, तो ऐसा मालूम होता था कि 7वीं जहन्नुम के गुंडे फरिश्ते, यानी द रोग एंजल्स ऑफ सेवंथ हेल, 7वीं जहन्नुम के गुंडे फरिश्ते जलते हुए कोड़े मार मार कर जमीन को माँ बहन की गालियां दे रहे लेकिन उनका मनपसंद मौसम बरसात। वाह।
थरथराती बरसात, जोबन वाली बरसात। घुप अंधेरों और घनघोर घटाओं की छांव में खिलती घूमती घुमती गरजती गूंजती थरथराती अंगनाई की नहाई हुई कड़वी कड़वी खुशबू वाली नीम की भीगी भीगी शाखों पर झूले डाल दिए जाते और हम सब खुशियों के साथ झूलने लगते और लाल पीली चुंदरियों वालियां हमको पींगे दे देकर गाने लगती, जिनमें कुछ मुंह बंद कलियों की तरह कच्ची होती, कुछ गद्दर और कुछ ऐसी भरपूर अंगड़ाई लेती कि अगर अंगड़ाई ले ले तो अंगिया के बंद टूट टूट जाए और मसक मसक कर रह जाए। वाह वाह अमीर खुसरो और आपके वो सदाबहार सावन के गीत। वाह शायर और शराब, शराब और शायर, अटूट बंधन सदियों का। बड़ा बेहतरीन शेर एक याद आ रहा है कि फरमाते हैं कि मदहोश ही रहा मैं जहाने खराब में, मदहोश ही रहा मैं जहाने खराब में, गूंधी गई थी क्या मेरी मिट्टी शराब में। वैसे ये जोश का शेर नहीं है, ये मुस्तर खैराबादी का शेर है जो हमारे जावेद अख्तर साहब के दादा थे। जोश भी अंगूर की बेटी से वालिहाना प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन मानेंगे आप कि एक वक्त ऐसा था जबकि जोश को सख्त नफरत थी शराब से, हाथ नहीं लगाते थे कसम से। चलिए इसका किस्सा भी आपको सुनाते हैं, इसी यादों की बारात से लिया हुआ है। फरमाते हैं कि मैं अपनी ननिहाल धौलपुर गया हुआ था और वहाँ मेरे दोस्त महावीर सिंह ने मेरी दावत की थी। मेरे आते ही बोतल खोल दी गई और पैमाने भर भर कर सबके सामने रख दिए गए। चूंकि मुझ भोले मूर्ख नाफहम को शराब से सख्त नफरत थी, मैं पैमाने की मेज से उठकर सोफे पर जा बैठा। मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ निगाह उठाकर पूछा, अनिया ये सोफे पर जाकर बैठने की क्यों हिल्लत की तुमने? मैं शराब नहीं पीता। सभी दोस्तों के मुंह से एक साथ निकला आए। रणबीर ने कहा, तुम शायर होकर शराब नहीं पीते? शायर के वास्ते शराब पीना कोई जरूरी तो नहीं है, मैंने कहा। इस पर रूप सिंह ने अपनी नाक पर उंगली रखकर कहा, मेरी जान तुमको ये भी आज तक खबर नहीं कि देवताओं ने समंदरों को मत कर ये सोम रस निकाला था फकत कवियों के लिए।
अरे कभी होकर शराब ना पीना पाप नहीं बल्कि महापाप है। पीनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं क्यों झूठे कवि साहब, नहीं पियोगे? अब महावीर तेरे सर की कसम मर जाऊंगा, मैं पीऊंगा नहीं। देखते हैं। चंद सेकंड के अंदर पर्दे के ताने बाने से एक रोशनी फूटने लगी और मैं क्या देखता हूं कि पैकरे इंसानी में ढलकर, यानी इंसान के रूप में ढलकर, एक कड़कड़ाती बिजली हजारों अनवटों के साथ छम छम करती पतली कमरिया लचकाती चली आ रही। उफ, वो 16 या 17 का सिन, मुरादों की रातें मुरादों के दिन, वो कसमसाता बदन, वो खुद बुदाता जो बन, निकलता कद और चीखता बदन, बिखरी जुल्फों में झूलती वो वृंदावन की रातें, और बारीक हीरे की बारीक कलम से तराशी हुई वो होंठ और उन पर चूम लिए जाने की तमन्ना का उभार। उफ, दुहाई मेरे परवरदिगार। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी, मेरे दिल में दोनों वक्त गले लिखने लगे और वो पैमाना हाथ में उठाकर बढ़ने लगी मेरी तरफ और बजने लगे उसके कदम मेरे सीने के अंदर और मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी, टन 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 टन, और आवाज आई, अरे बड़ा जबरदस्त तूफान आ रहा, हाँ साहब हो गया। सोने पे सुहागा ये कि उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए एक ठुमरी गानी शुरू कर दी। आवाज आई, हाँ साहब होशियार होशियार, दुश्मन सर पर आ पहुंचा है, बबली बबली रुक जाओगे, चाह के उठकर भाग जाओ। लेकिन वो जालिम झम से मेरे ज़हनों पर आकर बैठ गई और अपने लब मेरे लबों पर रखकर ऐसी उल्टी सांसें लेने लगी जैसे मेरे वजूद को पी जाए। फिर उसने अपनी झूठी शराब का सागर मेरे लबों में पेवस्त कर दिया और मैंने आओ देखा ना ताओ इल्लल्लाह का नारा लगाकर पूरा गिलास एक वक्त में पी गया। वाकिफ है जोश इश्क से अपने तमाम शहर, वाकिफ है जोश इश्क से अपने तमाम शहर, और हम ये जानते हैं कोई जानता नहीं। क्या सच बात। हम ये जानते हैं कोई जानता नहीं। तेरा जोश के इश्क का दायरा बड़ा वसी था, बड़ा बड़ा भरपूर इश्क करते थे जब करते थे। हालात मिलन के हों या जुदाई के हों, जोश के शेरों में ऐसा समा बनता था कि हाथ बेसाख्ता दिल की तरफ उठ जाता था। इश्क
शर्माया सा अरमान। क्या नजाकत है इस शेर में, जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि यहाँ मेरे दिल में उनके पाँव चूम लेने की खिंची सी आरज़ू, और वहाँ उनके दिल में मुझसे लिपट जाने का शर्माया सा अरमान। हाय हाय। वो मेरे होठों पे कुछ कहने की हसरत बाए शाम, वो मेरे होठों पे कुछ कहने की हसरत बाए शाम, वो तेरी आँखों में कुछ सुनने का अरमान आएगा। देखिए, मुआशिके कितने भी रहे हों, लेकिन सब बात की एक बात ये है कि बीवी उनकी एक ही थी। और इस इकलौती बीवी के नाम उन्होंने इस किताब में पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। कुछ हिस्से सुनाती हूँ आपको उसमें से। कहते हैं कि हरचंद के मैंने अपने इश्क के हालात जिस हद तक हो सका उनसे छुपा कर रखे थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुप नहीं सकते, मेरे दो एक और ख़ास तौर से मेरे आखिरी इश्क के हालात उड़ते उड़ते उन तक पहुंच गए, और उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके जो जो सितम मुझ पर ढाए कि उनका जिक्र करना बेकार है। शायर बने फिरते हैं, जूतियाँ चटखाते रहते, चक्कर पे चक्कर, चकलों के, कोठों के। अरे अशरफ जहां, मैं दिन भर का थका कुछ पीने और जीने बैठा हूँ, इस वक्त तो गड़े मुर्दे न उखाड़ो। अरे मेरी गलती से जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, माफ कर दो। मगर उन पर कोई असर नहीं होता था। यूं तो हमेशा सुबह में जल्दी उठता हूँ सूरज को देखने के लिए उगते हुए, लेकिन कभी एक आध बार अगर ऐसा हुआ कि मैं देर में उठा तो सर पकड़ लेता हूँ कि आज मुझे सूरज उगता हुआ नहीं दिखा। उनके दिल में फौरन ये ख्याल आता है कि मुझे रात को अपनी माशूका को ख्वाब में देखा होगा। बिगड़ जाती थी कि अब भी तुम ख्वाबों में उस कमकुल मूवी को देखा करते हो। अल्लाह तुमको गारत करे, उसे भी गारत करे, मुझको चैन से नहीं रहने दोगे। मैं एक लठमार इंसान हूँ। अगर मेरी शादी उनसे ना हुई होती तो मैं फाके करके मर जाता, खुदा की कसम। मैं 10 करोड़ घोड़ों की ताकत का इंजन हूँ, तो वो उससे चौगुनी ताकत का ब्रेक है। और मेरी ये किताब यादों की बारात भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है, मतलब उन्हीं के जोर जबर का नतीजा है। अगर वो मेरे सर पर सवार ना हो जाती तो इसे कभी भी कंपाइल न कर पाता, मुरतब न कर पाता और ना छत पा सकता। जवानी में जब मैं बाहर से रात के वक्त कभी देर से घर आता था, तो ये पता चलाने के लिए कि मैं किसी औरत से हम आगोश यानी लिपट के किसी औरत से हम आगोश होकर तो नहीं आ रहा, वो मुझे रोशनी में जाकर मेरा चेहरा देखती, लालटेन उठाकर मेरी शेरवानी पर निगाह करती थी कि कहीं जुल्फ का बाल तो नहीं चिमटा हुआ है। फिर उसी के साथ साथ तो मेरे कपड़े लंबी लंबी सांसों से सूंघती थी कि मेरे जिस्म में से किसी औरत के बदन या जुल्फों की खुशबू तो नहीं आ रही है। गालिब हो कहकर चली जाती थी। ये सुनिएगा, कहते यहाँ तक कि जाड़ों में पिछले पहर मेरे लिहाफ में हाथ डालकर ये पता चलाने के लिए कि उनके सो जाने के बाद मैं किसी औरत के पास चला तो नहीं गया, वो मेरे तलवे टटोल टटोल कर देखा करती थी कि ठंडे हैं या गर्म। न जाने आप में से कितने लोगों को ये इल्म हो, शायद कम ही लोगों को होता, मुझे भी नहीं था, मुझे पढ़ना पड़ा कि हिंदुस्तान के साहित्य में इनका अतुलनीय योगदान वो असल वजह थी जिससे जोश मलिहाबादी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज यू ऑल नो। साल था 1954, 1954।
किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो इंसान जिसे अपनी मिट्टी से इतना प्यार था, उसे अपनी निजी जिंदगी की मजबूरियों के लिए अपना वतन छोड़ना पड़ा, वो पाकिस्तान जाना पड़ा, जो उन्हें कभी रास ना आया। जब कभी भूले से अपने होश में होता हूँ मैं, जब कभी भूले से अपने होश में होता हूँ मैं, देर तक भटके हुए इंसान पे रोता हूँ मैं। फिर रहा है आदमी भूला हुआ, भटका हुआ, एक ना एक लेबल हर एक माथे पे है चिपका। जोश नेहरू के नजदीकी थे और नेहरू उनके मुरीद थे। मुल्क के बंटवारे के बाद नेहरू के इसरार और वतन की मोहब्बत से उन्होंने हिंदुस्तान में रहना बेहतर समझा। जोश एक मुशायरे में मेहमान के तौर पर पाकिस्तान गए, जहां उनके पुराने दोस्त नकवी साहब, जो कि कराची के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑफर दिया कि अगर आप हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं, उसको अपना वतन मान लें, तो बहुत कुछ बंदोबस्त किया जा सकता है आपके लिए, जो आपके बाद आपके बच्चों के भी काम आएगा। ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव था, तो जोश ने इस पर गौर किया। यादों की बारात में कहते हैं कि नेहरू जी ने पहले तो मना कर दिया, फिर सोचकर बोले कि अगर आप अपने बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर संवारना चाहते हैं तो ऐसा करें कि आप एडजस्टमेंट कर लें दोनों मुल्कों के बीच। जोश को ऑफर भाया, लेकिन दोनों मुल्कों को नहीं। दो नावों में सवार होकर भला कोई दरिया पार कर सकता है? थोड़ी सी जिंदगी थी बहर हार कट गई, थोड़ी सी जिंदगी थी बहर हार कट गई। तुमको जो हम पे रहम ना आया तो क्या हुआ? जोश अमन का हामी, जोश प्रेम का पुजारी, जोश मुल्क के दर्दनाक बंटवारे को कबूल न कर पाया। जोश मलिहा बाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुमनामी में गुजारे, और इसी दुख में 12 फरवरी 1982 को इस शायर इनकलाब ने अपनी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना मुकम्मल किया। जोश का इंतकाल तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन आज भी मलिहाबाद के किसी आम के बाग में उसकी रूह जरूर उनकी भटकती होगी। उनका वतन जिसके हर पत्ते पर उसे हीरे की कनी नजर आती थी, जिसकी जमीन में उसको अपने बुजुर्गों की हड्डियां दिखती थी जो दफनाई गई हैं। वतन, उसका वतन, उसका वतन, उसका वतन। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। रिज़े अल्मास के तेरे खसुखा शाख में
हड्डियां अपने बुजुर्गों की तेरी खाक में है। तुझसे मुंह मोड़ के मुंह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छावनी छाएंगे कहाँ। बज़्म लगे यार में आराम ये पाएंगे कहाँ। तुझसे हम रूठ के जाएं भी तो जाएंगे कहाँ। तुझसे हम रूठ के जाएंगे तो जाएंगे